रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइडेंस के चैप्टर 38 को। इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा वेंटिलेशन के अंदर चार चीजें होती हैं। नंबर एक पल्मोनरी वेंटिलेशन, लंग्स के अंदर हवा का आना जाना, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन का चले जाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन को डिस्कस करना है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, लंग्स के अंदर हवा का आना जाना किस तरह से हो रहा होता है। दो मूवमेंट होती है, एक डायफ्राम होती है जो कि वर्टिकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है, और दूसरा रिब्स होती है जो कि एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे होते हैं। नॉर्मली क्वाइट ब्रीदिंग में ज्यादा डायफ्राम ही काम कर रहा होता है। जब हवा अंदर करनी होती है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे होता है, जिससे इनहेलेशन होती है, और फिर लंग्स के रिकॉल की वजह से खुद ही एक्सहेलेशन होती है, ठीक है। लेकिन जब एक्सरसाइज कंडीशन होती है तो कुछ एक्शन इंक्रीज किए जाते हैं। एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हवा को एक्सहेल करने के लिए, ताकि डायफ्राम को ज्यादा फोर्स ऊपर किया जा सके, ठीक है। तो और मसल भी डायफ्राम की मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए। उसके अलावा रिब्स का एक्शन भी इंक्रीज कर जाता है जब हम एक्सरसाइज कंडीशन में होते हैं। रिब्स क्या कर रही होती हैं, एंटेरो पोस्टीरियर थिकनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर रही होती हैं। जो मसल्स रिब्स को एलिवेट करते हैं वो जारी बात है एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर को बढ़ाते हैं, वो इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन। और जो मसल्स रिब्स को नीचे की तरफ लाते हैं, डिप्रेस कर रहे होते हैं, वो एक्सपायरेशन में रोल प्ले कर रहे होती हैं, वॉल्यूम कम करने में रोल प्ले कर रहे होती हैं, वो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर कम करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन। इनके नाम पास्ट पेपर में उन्होंने पूछे हुए एक दफा के नेम द मसल्स फॉर इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन के कौन कौन से मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, स्टेनोक्लेवियोमास्टोइड मसल, सेरेटस इंटीरियर और स्केलेनाई, ठीक। और एक्सपायरेशन के कौन कौन से मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल रेक्टाई और इंटरनल इंटरकोस्टल। ये तो आपको पता ही है कि नीचे की साइड पे लगे हुए थे तो रिब्स को नीचे को पुल करेंगे, ठीक है। फिर प्रेशर दैट कॉजेज द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जाहिर सी बात है, पहले मैंने बताया कि लंग्स जो है वो सस्पेंडेड होती है, दरमियान में हाइलम से वो लगी हुई होती है, बाकी से फ्लोट कर रही होती है। प्रेशर प्रेशर की चेंजेस क्या होती है, जब अंदर प्रेशर इंक्रीज करता है तो जाहिर बात है हवा बाहर निकल जाती है, जब अंदर प्रेशर डिक्रीज करता है प्रेशर हवा अंदर आ जाती है, ठीक है। प्लूरल प्रेशर, लंग्स के जो प्लूरल कैविटी होती है उनके अंदर प्रेशर नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव प्रेशर लंग्स को पुल कर रहा होता है, लंग्स को कोलैप्स करने से रोक रहा होता है। आमतौर पर -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, और खासतौर पर जब हमने हवा को अंदर करना हो, इनहेल करना हो, तो ये और नेगेटिव होता है, -7.5 हो जाता है, ठीक है। बाद एल्वुलाई के अंदर भी प्रेशर होता है। एल्वुलाई का प्रेशर जारी बात है एटमॉस्फेयर के प्रेशर से सिमिलर होता है। जिस वक्त हमने इनहेल करना होता है एल्वुलाई का प्रेशर कम हो जाता है, -1 सेंटीमीटर हो जाता है, और जिस वक्त हमने एक्सहेल करना होता है एल्वुलाई का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है ताकि हवा बाहर चली जाए, +1 सेंटीमीटर चला जाता है, ठीक हो। के बाद एक हमने देखा प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेशर होता है, और एक हमने देखा एल्वुलाई के अंदर प्रेशर होता है। इनका जो प्रेशर का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। जितनी ज्यादा लंग्स के अंदर इलास्टिक फोर्सेस होंगी, जितना ज्यादा लंग का रिकॉइल प्रेशर होगा, ये जितनी ज्यादा लंग कोलैप्स करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आपका ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है। ये एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए यार। इस तरह की चीजें ना वो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, वो कंसेप्चुअल चीजें होती है, ठीक है। फिर आता है लंग कंप्लायंस। पास पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया लंग कंप्लायंस, व्हाट इज लंग कंप्लायंस, या कंप्लायंस ऑफ द लंग, ठीक है। आपको कंप्लायंस ऑफ द लंग की सिंपल डेफिनेशन कहूं तो आप कह सकते हैं इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग ऑन ईच यूनिट इंक्रीज ऑफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज कॉल्ड एज कंप्लायंस ऑफ द लंग। तो यहां के मैं रीड करूं तो लिखा हुआ है एक्सटेंड टू विच द लंग विल एक्सपैंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज कॉल्ड द लंग कंप्लायंस, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं कंप्लायंस डायग्राम। ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए आपको। एक एक्सपायरेशन की कर्व होगी, एक इंस्पायरेशन की कर्व होगी। इंस्पायरेशन भी शुरू में ज्यादा फ्लैट होती है, फिर ज्यादा स्टीप, और एक्सपायरेशन भी शुरू में ज्यादा फ्लैट होती है, फिर ज्यादा स्टीप। ये वैसे आपको याद करने के लिए कि आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है। अच्छा, कंप्लायंस ऑफ द लंग किन वजूहात से होती है, दो वजूहात है, एक इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग टिश्यू, और दूसरा जो सरफेस टेंशन होती है। ये दोनों चीजें लंग्स को कोलैप्स करने की तरफ टेंडेंसी इंक्रीज कर रही होती है। इलास्टिक फोर्सेस में जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स वगैरह होते हैं, ये जैसे जैसे लंग एक्सपैंड करती रहती है इनकी फोर्स भी बढ़ती रहती है, ये ज्यादा लंग को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरा सरफेस टेंशन की बात की जाए, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट वगैरह से पता चला कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, इसमें ज्यादा रोल जो है वो सरफेस टेंशन का है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कंप्लायंस ऑफ द लंग है, इसमें 1/3 या 1/4 रोल सिर्फ इलास्टिक फोर्सेस का है, और बाकी 3/4 रोल जो है वो सरफेस टेंशन का होता है। तो ये वाली बात यहाँ पे डिस्कस कर ली उन्होंने। फिर आगे सरफेस टेंशन की थोड़ी बहुत डिटेल आपको बता रहे हैं कि सरफेस टेंशन होती क्या है। जो फ्लूइड की सरफेस है वो नहीं चाहती कि कोई एयर एंटर हो। इस जो सरफेस की जिद होती है, इसकी वजह से फोर्स होती है, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन इलास्टिक फोर्स। सरफेस टेंशन की फोर्स को, फ्लूइड की जिद को कम करने के लिए हमारे पास सर्फेक्टेंट होता है। लंग्स के अंदर टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं सर्फेक्टेंट को। सर्फेक्टेंट एक फॉस्फोलिपिड है जो कि सरफेस टेंशन को कम कर रहा है। जरिए वजह सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो लंग के कोलैप्स करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, जो एल्वियोलाई है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज क्यों करता है, खासतौर पे ओक्लूडेड एल्वियोलाई के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सरफेस टेंशन फैक्टर है, सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो जाहिर बात है कोलैप्स करने के चांसेस ज्यादा होंगे, और दूसरा रेडियस ऑफ द एल्वियोलाई है। रेडियस ऑफ एल्वियोलाई के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जितना छोटा रेडियस होता है उतना ही कोलैप्स करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो खासतौर पर छोटे बच्चों के अंदर जिनके अंदर
एल्वेला का रेडियस भी बहुत छोटा है, अगर उनके अंदर सर्फेक्टेंट की कमी हो तो उनके अंदर बहुत इशूज आ जाते हैं। इसलिए ये बीमारी है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ न्यूबॉर्न, ये न्यूबॉर्न में ज्यादा हो रही होती है। दो मसले होते हैं, एक सर्फेक्टेंट की कमी और दूसरा उनके एल्वेला तो छोटे हैं ही हैं, तो इसलिए उनकी लंग्स जो है वो क्रैम्प्स कर रही होती हैं। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड थोरैक्स टुगेदर की बात की जाए तो लंग्स की तो एक कंप्लायंस का जिक्र कर लिया हमने, लेकिन अगर हम थोरैक्स को भी इकट्ठा कंसिडर करें, यानी लंग्स को एक है ना लंग्स को इंडिपेंडेंटली कंसिडर करना, वो तो हमने देख लिया कंप्लायंस ऑफ द लंग। अब अगर हम लंग और कंप्लायंस दोनों को इकट्ठा कंसिडर कर रहे हो तो उसमें फिर जो कंप्लायंस है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी लंग की कंप्लायंस से थॉरेक्स एंड लंग की कंप्लायंस ज्यादा होती है। ठीक होगी बात। वर्क ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग में हम वर्क कर रहे होते हैं वो किस वजूहात से कर रहे होते हैं? नंबर 1 लंग की इलास्टिक फोर्स के खिलाफ, नंबर 2 टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क के खिलाफ, और नंबर 3 एयर को पैसेज वे में जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा होता है उसके खिलाफ हम वर्क कर रहे होते हैं। वर्क के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है? रूटीन में तो बता रहे हैं कि हमारी टोटल एनर्जी की सिर्फ 3 to 5% एनर्जी लगनी होती है, लेकिन एक्सरसाइज में ये एनर्जी कई गुना इंक्रीज कर जाती है, 50 फोल्ड भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 में क्वेश्चन आया हुआ है, चारों कैपेसिटीज का भी पूछते हैं, चारों वॉल्यूम का भी पूछ सकते हैं, और ये ग्राफ ड्रॉ करने का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा स्पायरोमेट्री क्या होती है। हम जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, इसको कहते हैं स्पायरोमेट्री। इसका ये एक्सपेरिमेंट है, मेरा नहीं है कि ये चीज में पूछेंगे, वैसे देख ले कि वाटर के अंदर एक खाली कंटेनर को उल्टा लटका देते हैं और उसके अंदर हम ये पाइप डालते हैं, फिर उस पाइप में सांस लेते हैं, हम चेक करते हैं कितना ऊपर नीचे हुआ, हम देख लेते हैं कितना वॉल्यूम इनटेक या आउटटेक हुआ है। 4 वॉल्यूम्स है। नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो होता है जो नॉर्मल रूटीन में हम इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं, इसकी वैल्यू है 500 ml। ठीक है, दूसरा आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है हम एक्स्ट्रा कितना इंस्पायर कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल वक्त से। यहाँ पे आप देखते हैं ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है 3000 ml। तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है कि हम एक्स्ट्रा एक्सपायर कितना कर सकते हैं। एक नॉर्मल सांस ले रहे थे, अब अगर हम एक्स्ट्रा एक्सपायर करना चाहते हैं तो कितनी एक्स्ट्रा हवा निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू है 1100 ml। और आखिरी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वो है जो हम लंग में से कभी भी नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू है 1200 ml। अगर मैं आपको सीक्वेंस में बताऊं, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, फिर ऊपर 1100, फिर टाइडल वॉल्यूम 500 और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml। पल्मोनरी कैपेसिटीज की बात की जाए तो एक तो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वैल्यू ऐड करना 3500 ml इसकी वैल्यू होगी। दूसरी होती है आपके पास वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारी वो एयर है जो हम इनहेल एक्सहेल मैक्सिमम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू 46 ml। ठीक है, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? 3000 प्लस ये 4100 प्लस 500, 4600 ml। ठीक हो गया बात। अच्छा, उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी, सारे वॉल्यूम्स को ऐड करते तो आ जाते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू होती है 5800 ml। और तीसरा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो होती है जो नॉर्मल रूटीन में जब हम इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हमारे लंग में रह रहा होता है उसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। दिस इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 1200 प्लस 1100 की नहीं, 2300 ml इसकी वैल्यू होती है। तो ये 4 कैपेसिटी और 4 वॉल्यूम थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। एब्रीविएशंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, ये जो रेजिडुअल कैपेसिटी है, वॉल्यूम्स में बात किया जाए तो रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, और कैपेसिटीज में बात की जाए तो जिन कैपेसिटीज में हम रेजिडुअल वॉल्यूम को यूज कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करके मेजर करते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करके हम मेजर करते हैं। तो ये 2 कैपेसिटीज और 1 वॉल्यूम, इसको हम डायरेक्ट स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये तो वो हवा है जो कि कभी लंग से निकल ही नहीं रही, तो हम कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए हम कोई और मेथड यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने हीलियम डाइल्यूशन मेथड यूज किया है। इसमें हम इंसान को हीलियम इनहेल करवाते हैं, और जब हीलियम वो एक्सहेल करता है तो हम पे चेक करते हैं कि हीलियम कितनी डाइल्यूट हुई है। ज्यादा डाइल्यूट हुई होगी इसका मतलब है कि ज्यादा रेजिडुअल वॉल्यूम है, कम डाइल्यूट हुई होगी तो इसका मतलब कम रेजिडुअल वॉल्यूम। इस तरह से मेजर कर लेते हैं। फिर मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, 1 मिनट में इंसान कितनी गैस का इनहेल एक्सहेल कर रहा है, इसमें हम क्या चेक करते हैं? एक दफा में कितनी इनहेल एक्सहेल कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट 12 है और 1 मिनट में 500 ml कर रहा है तो इसका मतलब है कि मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम उसका 6 लीटर्स होता है। जितना ब्रीदिंग रेट बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा, या जितना टाइडल वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा। फिर आते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन की तरफ। एल्वियोलाई तक जो हवा पहुंच रही होती है उसका जो रेट है, यहाँ पे रेट एट विच द न्यू एयर रीचेस दीज एरियाज इज कॉल्ड एज एल्वियोलर वेंटिलेशन। ये दीज एरियाज क्या है? एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलर डक्ट्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, जहां पे यानी कि गैस एक्सचेंज होना होता है, इसको हम कह रहे होते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। डेड स्पेस, वो एरिया वो एयर जो कि गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाती, उस एयर के वॉल्यूम को हम कह रहे हैं डेड स्पेस। 2 तरह की डेड स्पेस होती है, एक एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एक फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है? जो एयर आपके नेजल कैविटी में रहेगी, जो ब्रोंकाई में रहेगी, जो ब्रोंकियोल्स में रहेगी, उसको तो हम कहेंगे एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ये ठीक है, यहाँ पे तो गैस एक्सचेंज हो नहीं सकता। फिर कुछ एयर ऐसी होती है जो कि पहुंच तो जाती है एल्वियोलाई तक, लेकिन उन एल्वियोलाइज के अंदर ब्लड फ्लो ही नहीं है, इसलिए वहां भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा होता। तो जो नॉन फंक्शनल एल्वियोलाई
प्लस एनाटॉमिकल डेड स्पेस की पूरी जो स्पेस है उसको मिलाकर हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस है जो स्ट्रक्चर है जहां पे गैस एक्सचेंज हो नहीं सकता, और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो वाले स्ट्रक्चर्स प्लस नॉन फंक्शनल एल्वियोलाई के अंदर मौजूद एयर, ये सारा कुछ मिलाकर हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। डेड स्पेस को मेजर करने के लिए मेथड ने बताया हुआ है, हम प्योर ऑक्सीजन इंसान को ब्रीथ करवाते हैं, प्योर ऑक्सीजन सारी डेड स्पेस को फिल कर देता है, फिर जब वो एक्सहेल कर रहा था तो हम देखते हैं जब तक प्योर ऑक्सीजन आ रही हो हम समझ जाते हैं डेड स्पेस है, और फिर जब नाइट्रोजन उसकी जो नॉर्मल एयर आना शुरू हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये एल्वियोलाई से एयर आना शुरू हो गई है। एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ऐसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। नॉर्मल डेड स्पेस इंसान के अंदर कितनी होती है? 150 ml। एमसीक्यू के लिए आपको आना चाहिए क्या क्या वैल्यू है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेड स्पेस जो है ये 5 पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आती है। ठीक होगी बात। फिर रेट ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन किस रेट पे हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी, इसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं थी। आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले को देखा जाए ट्रैकिया ब्रोंका ब्रोंकियोल्स वगैरह की बात करें। पहले बता रहे हैं कि कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं हमारे पास ट्रैकिया के अंदर, और फिर इस तरह ब्रोंका के अंदर प्लेट्स होती हैं, और ब्रोंकियोल्स के अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। ब्रोंकियोल्स का डायमीटर 1.5 मिलीमीटर तक छोटा हो जाता है। ठीक है, मस्कुलर वॉल की बात की जाए तो ब्रोंका ब्रोंकियोल्स वगैरह के अंदर स्मूथ मसल्स भी मौजूद है जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं, और ब्रोंकियोल्स के नजरिए मसल्स भी नहीं होते। रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो, जो ब्रोंकाई या लार्जर ब्रोंकियोल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्मॉलर ब्रोंकियोल्स। क्यों? क्योंकि स्मॉलर ब्रोंकियोल्स ऑल्दो डायमीटर कम है लेकिन नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई डिजीज वगैरह हो जिसके अंदर वेसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, म्यूकस कोलेक्शन हो, तो फिर स्मॉलर ब्रोंकियोल्स के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। ठीक होगी बात। फिर नर्वस और लोकल कंट्रोल की बात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रोंकियोल्स को डायलेट करवा रहा होता है। किस तरह से? नर्व्स तो इसकी नहीं आ रही थी, ज्यादा इनर्वेशन नहीं कर रहा होता, लेकिन ये ब्लड के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो होती है उसका इसके ऊपर काफी इफेक्ट होता है। खास तौर पे एपिनेफ्रिन जो है वो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू डायलेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स करवा रही होती है। ठीक है, तो ब्रोंको डायलेशन देख लिया हमने। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा होता है। ये एसिटाइलकोलिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है, और ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कई दफा ब्लॉकेज वगैरह भी प्रोड्यूस करता है। इस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से बचने के लिए हम ड्रग्स जैसा कि एट्रोपिन वगैरह भी यूज कर लेते हैं ताकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से बचा जा सके। उसके अलावा जो लोकल फैक्टर्स काफी सारे होते हैं, हिस्टामीन या उसी जगह से कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, एनाफिलैक्सिस की वजह से कुछ सब्सटेंस रिलीज हो रही होती है, वो सब्सटेंस ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। वो जारी बात है एजमा वगैरह में इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं। फिर म्यूकस लाइनिंग की बात की जाए तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेजवे है उसके ऊपर एक म्यूकस लाइनिंग होती है और सीलिया होती है। ये सीलिया कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। अगर म्यूकस के अंदर कोई पार्टिकल्स ट्रैप भी हो रहे हो, कोई पार्टिकल्स फंस रहे हो, तो वो म्यूकस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर फेरेक्स की तरफ मूव कर दिया जाता है, जहां से फिर या उसको हम सॉलो कर लेते हैं या उसको कफ आउट कर दिया जाता है। ठीक है, टुवर्ड्स द फेरेक्स आता है म्यूकस, और सीलिया ऊपर की तरफ प्रोपेल कर रहे होते हैं। ये बात हमें समझ आ गई। कफ रिफ्लेक्स में क्या होता है? अगर कोई एयर ऐसी है जो कि बहुत टॉक्सिकेट, मतलब उसके अंदर कोई इरिटेंट्स मौजूद हैं, तो वो जब हमारे पैसेजवे में आएगी, ट्रेकिया में आएगी, ब्रोंकाई के अंदर आएगी, तो वो इरिटेशन प्रोड्यूस करेगी। वो एफरेंट नर्व्स जो हैं वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगी, और फिर आगे ब्रेन कफ रिफ्लेक्स कॉज करेगा। कफ रिफ्लेक्स में 4 चीजें होंगी। नंबर 1, पहले 2.5 लीटर एयर को इनहेल करेंगे। ठीक है, फिर एपिग्लोटिस वगैरह वोकल कॉर्ड्स क्लोज हो जाएंगी। फिर तीसरा, थोड़ी सी एब्डोमिनल में कंप्रेशन होगी ताकि एयर का प्रेशर बन जाए, और फिर चौथा, एपिग्लोटिस वगैरह खुलेंगे ताकि प्रेशर से हवा बाहर निकले और जो भी पार्टिकल वगैरह आए थे वो बाहर निकल जाए। ठीक, स्नीज रिफ्लेक्स कफ रिफ्लेक्स की तरह सिमिलर है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे जो इरिटेंट्स थे उन्होंने डीप पैसेज में प्रॉब्लम किया था, यानी ट्रेकिया के अंदर या ब्रोंकाई वगैरह में प्रॉब्लम किया था, और स्नीज रिफ्लेक्स में नेजल कैविटी में वो इरिटेशन कॉज कर रहे थे जिसकी वजह से इंपल्स प्रोड्यूस हो रहा होता है। बाकी जो 4 स्टेप्स है वो स्नीज रिफ्लेक्स के भी सेम आते हैं। अच्छा, फिर एयर नोज कौन कौन सा फंक्शन कर रही होती है? नोज एयर को वार्म कर रही होती है, नंबर 1, एयर को ह्यूमिडिफाई कर रही होती है, नंबर 2, और एयर को पार्शियली फिल्टर कर रही होती है। जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो हेयर, जो नोज हेयर होते हैं उनके अंदर इंट्रैप हो जाते हैं, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स भी होते हैं वो नोज के अंदर ऐसे एंगल्स वगैरह होते हैं, कॉन्का वगैरह होते हैं कि वो पार्टिकल्स जो है वो अपने मैस की वजह से मुख्तलिफ जगह पर जाकर चिपक जाते हैं, म्यूकस वगैरह से चिपक जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको रिमूव कर देते थे बॉडी में से, यानी कि वो अंदर पैसेज में नहीं जा पाते। साइज ऑफ पार्टिकल की बात की जाए तो बहुत बड़े पार्टिकल्स थे वो तो कुछ वहां पर रुक गए। ठीक है, जो उससे निस्बतन छोटे पार्टिकल्स थे यानी नेजल कैविटी को क्रॉस कर गए तो वो ग्रेविटेशनल प्रेसिपिटेशन की वजह से ब्रोंकियोल्स के अंदर रुक जाते हैं, स्मॉलर ब्रोंकियोल्स के अंदर रुक जाते हैं। जब ब्रोंकियोल से भी क्रॉस कर जाए, उससे भी स्मॉल हो, तो फिर वो एल्वियोलाई के अंदर चले जाते हैं और एल्वियोलाई की वॉल वगैरह से चिपक जाते हैं। ठीक है, और जो इतने लाइट हो कि वो एल्वियोलाई के वॉल भी ना चिपक रहे, वो एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए जो स्मोकिंग करते हैं उससे जो पार्टिकल आते हैं उनकी बात की जाए तो वो 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, इनमें से कम ही कोई ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि पहले प्रेसिपिटेट हो जाए, तो होता ये है कि एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं और एल्वियोलाई की वॉल्स पर चिपकते हैं, तो काफी नुकसानदेह चीज है। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर आते हैं हम वोकलाइजेशन की तरफ। जो हम बोलते हैं, 2 चीजें हैं उसके अंदर, एक फोनेशन, एक आर्टिकुलेशन, एक आवाज का निकालना और फिर एक उसको स्पीच में कन्वर्ट करना। ठीक है,
फोनेशन के लिए वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन होती है। वोकल कॉर्ड्स हमारे लैरिंक्स के अंदर मौजूद होते हैं। लैरिंक्स के अंदर थोड़ा सा बहुत यहाँ पे एनाटमी वगैरह को डिस्कस किया हुआ है। ये एरिटनॉइड कार्टिलेज होती है और क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है। एरिटनॉइड आगे है, क्रिकॉइड पीछे है। ये एडम्स एप्पल होता है, इसके बीच में वोकल लिगामेंट होता है। ये मसल्स की एक्शन की वजह से वोकल लिगामेंट ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है। अगर वोकल लिगामेंट ज्यादा स्ट्रेच हुआ होगा, ज्यादा टॉटनेस होगी, तो पिच ऑफ साउंड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। ये इस तरह की उन्होंने कुछ बातें आपको यहाँ पे डिस्कस की हुई है, ठीक है। एरिटनॉइड कार्टिलेज आगे जाएगी तो ये स्ट्रेच होगा। क्रिकॉइड कार्टिलेज पीछे को आएगी तो वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होगा। इस तरह की बातें बताई हुई हैं। ये तो डिस्कस होगी फोनेशन की साउंड प्रोड्यूस किस तरह की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, ठीक है। फिर आता है आर्टिकुलेशन एंड रेजोनेंस। जो आर्टिकुलेशन हो रही होती है, जो हम स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टंग एंड सॉफ्ट पैलेट हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और जो रेजोनेंस है वो कितना नाक से आवाज निकालना या जो नून गुन्ना की आवाज होती है, तो रेजोनेंस हमारे पास माउथ, नोज और एसोसिएटेड नेजल साइनसेस और फेरिंक्स वगैरह की वजह से हो रही होती है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट इसके अंदर कफ रिफ्लेक्स और स्नीज रिफ्लेक्स, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये पार्टिकल्स वगैरह को बता दिया, स्मोक पार्टिकल्स को वगैरह को पता होना चाहिए। नोज के क्या फंक्शन है ये इस पर देख लीजिएगा। और बाकी इन चीज़ों में से बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लें एमसीक्यू के लिए। अगर कुछ सिंपल से एमसीक्यू आ जाए तो चलो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।